पिछले क्लास में हम लोग इसका मॉडल सेट 1 जो है ऑडिट का, उसका फर्स्ट लेक्चर देख चुके थे। जहाँ हम लोग ऑडिट का मॉडल सेट 1 का सेकंड लेक्चर देखेंगे और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक कंप्लीट करेंगे। क्या क्वेश्चन है, कैसे लिखना चाहिए, क्या लिखने का तरीका होगा, वो सब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। और जो बच्चे अभी तक इसका पीछे का लेक्चर नहीं देखे हैं, फिर से मैं बता दूँ, सेमेस्टर 5 के लिए जो एग्जामिनेशन होने वाला है अप्रैल में, उसके लिए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग अपना मॉडल पेपर बना कर लाया है। मॉडल पेपर कहाँ से बनाया गया है, तो पिछले सालों में जो इस यूनिवर्सिटी में ऑडिट का क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो पुराने सेशन में हो, कभी भी अगर ऑडिट का क्वेश्चन पूछा गया, वो सारे ऑडिट के क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट किया गया है और कलेक्ट करके एक मॉडल पेपर तैयार किया गया है जो आपके सामने दिख रहा है। और मॉडल पेपर में सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन और आंसर दोनों दिया हुआ है। तो ऐसे मॉडल पेपर जो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के स्टूडेंट हैं, जो हमारे एप्लीकेशन में जुड़े हुए हैं, उनको तो एप्लीकेशन में ही मिल जाएगा। लेकिन जो बच्चे कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के एप्लीकेशन में जुड़े हुए नहीं हैं और यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, तो वैसे स्टूडेंट अगर चाहेंगे ये मॉडल पेपर लेना, तो ऐसे हर सब्जेक्ट का 3-3 मॉडल पेपर, 4-4 मॉडल पेपर बन के जाएगा। और मेरी गारंटी है कि इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जितने थ्योरी वाले पेपर है, इससे बाहर क्वेश्चन आने का चांस ही नहीं है। आपको कोई गैस पेपर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मॉडल पेपर आप खरीदिए, आसान होगा। कैसे खरीदेंगे, तो जो बच्चे नए हैं, प्ले स्टोर में जाके कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का अपना एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लेंगे, अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, जैसे OTP आएगा, OTP आप सबमिट कर देंगे, आपका जो है स्क्रीन पे होम स्क्रीन खुल जाएगा और वहीं पे आपको ये दिख जाएगा सेमेस्टर 5 मॉडल पेपर। आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा फ़ोन पे यूज़ नहीं करता, वो मेरे नंबर पे फ़ोन पे करेगा, हम उसको बैच में जोड़ देंगे और वहाँ से वो इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एक बैंकिंग कंपनी का ऑडिट करते समय क्या क्या बात ध्यान देना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आपसे कोई ना कोई एक कंपनी का ऑडिट के प्रोसेस के बारे में पूछेगा, चाहे बैंकिंग कंपनी हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, या हॉस्पिटल हो, जरूर पूछेगा। तो बताइए, एक बैंक का, अगर बैंकिंग कंपनी का मतलब है बैंक ऑडिट, तो बैंक ऑडिट करते समय 3 ही चीज़ को ध्यान देना है। पहला सामान्य बातें, जनरल इंस्ट्रक्शन। दूसरा हम लोग को ध्यान देना है इनकम। तीसरा ध्यान देना है एक्सपेंसेस, और कुछ नहीं। पहला सामान्य बात जो हमको चेक करना चाहिए, तो क्या चेक करेंगे सामान्य बात में, तो देखिए यहाँ लिखा होगा कि भारत में बैंकिंग कंपनी रेगुलेशन एक्ट 1949 में पास हुआ था और उसी के अनुसार भारत में सारे बैंक स्थापित किए जाते हैं। इस संविधान के अनुसार, यानी इस कानून के अनुसार ही एक बैंकिंग कंपनी अपने खाते तैयार करती है। यानी सारे बैंक इसी कानून से स्थापित हुए हैं और जितने बैंक है इसी कानून से वो अपना खाता भी तैयार करता है। एक बैंकिंग कंपनी के पुस्तकों का अंकेक्षण एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा किया जाना चाहिए। यानी कोई भी बैंकिंग कंपनी हो, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो ऑडिट करेगा, चेक करेगा, वो CA चेक करेगा। बैंकिंग कंपनी का चिट्ठा, यानी अगर आप बैंकिंग कंपनी के बैलेंस शीट की बात करेंगे, तो उसका जो चिट्ठा है तथा लाभ हानि इसी अधिनियम के अनुसार अंकेक्षकों द्वारा धारा 30 के अंतर्गत तैयार किए जाएंगे। आगे लिखा है, अंकेक्षक की नियुक्ति उसके कर्तव्य और दायित्व एवं अधिकार कंपनी अधिनियम के अनुसार निर्धारित होंगे। एक ऑडिटर का क्या राइट है, क्या ड्यूटी है, क्या उसे करना चाहिए, क्या कर्तव्य है, वो सब तय होगा इसी कानून के आधार पर, 1949 के आधार पर। बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970 के लागू हो जाने के बाद इसके अंतर्गत बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। 14 बैंक कब राष्ट्रीयकृत हुए थे, 1979 में, 69 में, और बाकी जो है 1980 में 6 बैंक नेशनलाइज हुए थे। अब देखिए, हम लोगों को ये देखना है, महत्वपूर्ण बातें, सामान्य बातें जिसको बोलते हैं। कंपनी अधिनियम के प्रावधान जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1956 के अन्य अमान्य है 1949 में किए गए हैं, अभी अराष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू होते हैं। मतलब जो कानून आज भी 1956 के अंदर 1949 में जो अमान्य है, वो अभी भी अराष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू होता है। आगे बोलता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के कुछ प्रावधान राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए भी लागू होते हैं। ये सब कुछ जरूरत नहीं पड़ने का। सामान्य बात देखिए, सामान्य बात में क्या क्या देखना चाहिए। पहले देखना चाहिए जिस बैंक का आप ऑडिट करने गए, देखिए लिखा है, सर्वप्रथम अंकेक्षक को देखना चाहिए कि उस कंपनी, यानी बैंक का, कंपनी मतलब बैंक, बैंकिंग कंपनी मतलब बैंक, जैसे SBI बैंक है, उस कंपनी के बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बैंकिंग कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया है, नहीं बनाया गया, पहला चेक करेंगे। दूसरा, अंकेक्षक को इस बात का भी निश्चय कर लेना चाहिए कि उसकी नियुक्ति सही से की गई है कि नहीं की गई है। पता चला कि हम ऑडिटर हैं, सब कुछ देख लिए, लास्ट में पता चला मेरा जो नियुक्ति था ना और एज ए ऑडिटर, वो सही से नहीं किया गया, तो गलत हो जाएगा। तो वो पहले चेक कीजिए। उसके बाद बोलता है, अंकेक्षक को उस कंपनी में प्रचलित आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली की जाँच करनी चाहिए।
कि जिस कंपनी यानी जिस बैंक में हम ऑडिट करने जा रहे हैं इसमें इंटरनल चेक सिस्टम कैसा है, इंटरनल चेक सिस्टम अच्छा है या नहीं है, उसको चेक करना चाहिए। ये 3 चीज़ बेसिकली देखना चाहिए। अब चले हम इनकम, बताइए बैंक में इनकम कहाँ कहाँ से आएगा? दिमाग लगाए खुद लिख लीजिएगा, कुछ मेहनत नहीं करना है इसमें। बैंक में इनकम कहाँ कहाँ से आएगा? पहला, जो जनता को लोन देते हैं, अगर हम जनता को, पब्लिक को लोन देते हैं तो लोन पर ब्याज मिलते हैं कि नहीं, तो लोन पर जो ब्याज होगा पहला इनकम होगा। और बताइए कहाँ से इनकम आएगा? बैंक आपको बहुत सारी सेवाएं देता है, आरटीजीएस कर देता है, चेक सुविधा देता है, एटीएम का सुविधा देता है, उसका चार्ज काटता है कि नहीं, एसएमएस चार्ज काटता है कि नहीं, वो सब बैंक का इनकम होगा। अगर बैंक के पास ज़्यादा पैसा है, वो कहीं इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ से कुछ इनकम आएगा। तो ये 4-5 इनकम का सोर्स है। और बैंक के पास कहीं कोई इनकम नहीं आता, 4 ही 5 इनकम का सोर्स है। देखिए कहाँ कहाँ से इनकम आता है, बस और कुछ नहीं करना, इनकम को देखना और फिर खर्चा देखना, और कुछ नहीं। बोलता है अंकेक्षक को देखना चाहिए कि कितनी राशि बैंक ने विनियोग के रूप में लगा रखा है, यानी टोटल जमा, मान लीजिए 100 करोड़ मेरे पास जमा आया, तो 100 करोड़ में कितना पैसा हम कहीं इन्वेस्ट कर रखे, और जहाँ इन्वेस्ट कर रखे होंगे उस पर इंटरेस्ट मिल रहा होगा। देखिए लिखा है लगा रखी है, और उनसे कितनी आय प्राप्त होती है। कितना पैसा लगा रखे वो तो पता करना है, लेकिन उससे कितना इनकम आता है वो जरूर देखिएगा। उनकी कीमतों की बाज़ार मूल्य से तुलना भी करनी आवश्यक है। जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रखे, कहीं ज़मीन में लगा रखें, कहीं सोना में लगा रखें, कहीं किसी कंपनी के शेयर में लगा रखें, उसका मार्केट वैल्यू कितना है, मगर उनकी बाज़ार मूल्य से अधिक है। देखिए अगर उनकी कीमत बाज़ार मूल्य से अधिक है तो उचित संचय की व्यवस्था की जानी चाहिए। मान लीजिए कि आप दिखा रहे हैं 16 करोड़ का मेरा इन्वेस्टमेंट है, अब मार्केट में अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो मार्केट के हिसाब से, मान लो 16 करोड़ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर मार्केट के हिसाब से वो मार्केट में मान लो 15 करोड़ है, तो 15 करोड़ आपका मार्केट वैल्यू है, और आप इन्वेस्टमेंट 16 करोड़ किए हुए, मतलब आपका मार्केट वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है। तो जितना मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगा उसके लिए आपको ये संचय करने की ज़रूरत पड़ेगा, रिजर्व बनाने की ज़रूरत पड़ेगा। तो पहला चीज़ ये देखिए, यानी मोटा मोटी अगर देखें तो अंकेक्षक को पहली बात ये देखनी चाहिए कि एक बैंकिंग कंपनी अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है और वहाँ से कितना पैसा कमा रहा है, कितना ब्याज उसको प्राप्त हो रहा है। दूसरा, अंकेक्षक को वर्ष के पहले दिन रोकड़ को गिनने के लिए स्वयं बैंक जाना चाहिए, यानी 1 अप्रैल को ऑडिटर को खुद जाके बैंक में सारा कैश गिन लेना चाहिए। ऐसा क्यों? 1 तारीख को जितना कैश है सब गिनवा लो, मशीन में लगा के गिनो कितना पैसा है, और लिख लो कि 1 तारीख को इस बैंक के पास इतना पैसा है, और भैया 31 मार्च को हम मिला लेंगे। कोई गड़बड़ी का चांस नहीं है, कहाँ गड़बड़ी कर दीजिएगा। 1 अप्रैल को हम गिन के आए हैं कितना पैसा हम अपने रजिस्टर में लिख के आए हैं, और 31 मार्च को 1 साल बाद जाएंगे वो भी हम लिख लेंगे। लेन देन सब कंप्यूटर से होता है, कोई हाथ से तो होता नहीं, सब कंप्यूटर से होता है। तो फर्जी कहाँ कीजिएगा, कहाँ से पैसा बचा लीजिएगा, कोई चांस ही नहीं। वही लिखा है यहाँ अपने जाना चाहिए, स्वयं जाना चाहिए, और अन्य बैंकों में जमा रोकड़ का प्रमाण पत्र उसे प्राप्त करना चाहिए। अगर कोई पैसा दूसरे बैंक में जमा है तो उसका भी प्रमाण पत्र उसको प्राप्त कर लेना चाहिए। जो रोकड़ वर्ष के अंतिम दिन प्राप्त हुई है मगर उसका लेखा नहीं हुआ है, उसकी जाँच खुद करनी चाहिए। 31 मार्च को जिस दिन खाता बंद होता है ना, उस दिन पैसा तो बैंक लेता है लेकिन उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता, तो बोलता है उसका जाँच खुद कर लीजिए। दिए गए ऋण पर प्राप्त ब्याज की रकम का प्रमाणन करना चाहिए। अगर कोई लोन दिए हैं उससे कोई ब्याज मिला है, जैसे हम मान लो बैंक किसी को हाउसिंग लोन दे दिया, किसी को कार लोन दे दिया, तो उससे जो ब्याज मिला है बैंक को उसका वॉचिंग करना चाहिए कि सारा ब्याज सही तरीके से मिला है कि नहीं मिला है। और बैंक में अगर बिल डिस्काउंट किया गया है, बिलों को भुनाया गया है, तो उसका सत्यापन करना चाहिए कि सही तरीके से भुनाया गया या नहीं भुनाया गया। और कभी कभी बैंक अपने ग्राहकों को कुछ सेवाएं प्रदान करता है और देखना चाहिए कि उस सेवा से सही कमीशन बैंक को प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे आरटीजीएस देता है, आरटीजीएस में कमीशन लेता है, चालान फैसिलिटी देता है, वहाँ कमीशन लेता है, तो देखना चाहिए कि वो सही तरीके से किया गया या नहीं किया गया। अब बोलता है व्यय, खर्चा क्या होगा बैंक का। एक बैंक का क्या खर्च हो सकता है? पहला, सैलरी देखना है कि उचित तरीके से सैलरी दी गई है या नहीं दी गई है। दूसरा, जो मैनेजमेंट का एक्सपेंसेज है वो देखना चाहिए कि सही तरीके से खर्चा किया गया कि नहीं किया गया। अच्छा, कोई व्यक्ति कहाँ घपला कर सकता है जानते हैं? इनकम और खर्चा में। या तो इनकम कम लिख देगा और खर्चा बढ़ा के लिख देगा, वही दोनों जगह ना गड़बड़ी हो सकती है। खर्चा बढ़ा तो चेक कर लो कि खर्चा सही तरीके से लिखा गया, और अगर कोई खर्च दिखा रहे हैं तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र है आपके पास कि नहीं, वाउचर्स अवेलेबल है या नहीं है, वो भी चीज़ आपको चेक कर लेनी चाहिए बैंकिंग कंपनी का ऑडिट करते समय। और अन्य बातें यहाँ पे लिखा हुआ, कुछ और भी चीज़ है जिसको आपको देखने की ज़रूरत है, इसको आराम से पढ़ के लिख सकते हैं कि अन्य क्या क्या बातें हैं जो हम लोगों को बैंकिंग कंपनी का ऑडिट करते समय ध्यान देना चाहिए। अब क्वेश्चन है, What are the divisible profit of a company? Are capital profit available for dividends? कंपनी के विभाज्य लाभ क्या हैं? क्या पूंजीगत लाभों का प्रयोग लाभांश के लिए किया जा सकता है? नाम ही है डिविजिबल प्रॉफिट। कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है ना, कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो उसको 2 पार्ट में बांट देती है।
कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो उसको कितने हिस्से में बांट देती है? 2 हिस्से में। यहाँ इसको समझिएगा, कंपनी के प्रॉफिट को 2 पार्ट में बांटते हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट होता है ना, एक कंपनी डिविडेंड दे देती है, डिविडेंड्स का मतलब लाभांश दे देती है, और दूसरा कंपनी क्या करती है? रिटेन करके रख लेती है, बचा लेती है। जो लाभांश देती है, जो कंपनी लाभ के रूप में बांट देती है, इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, लाभ के रूप में प्रॉफिट बंटवारा। वही हम लोगों को पढ़ना है, डिविजुअल प्रॉफिट इसी को बोलते हैं। और जिस प्रॉफिट को कंपनी नहीं बांटती है उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग या रिजर्व, जिसको कंपनी बांटती नहीं। तो हम लोगों को पढ़ना है ऐसा प्रॉफिट, यानी लाभ का वह हिस्सा, लाभ का वह हिस्सा जो अपने शेयर होल्डर्स के बीच में क्या किया जाता है? बांट दिया जाता है, उसको बोलते हैं डिविजुअल प्रॉफिट। कोई दिक्कत है? लाभ का वह हिस्सा जिसे एक कंपनी अपने अंशधारियों के बीच में बांट देती है, उस प्रॉफिट को बोलते हैं डिविजुअल प्रॉफिट। और बोला है कि क्या कैपिटल प्रॉफिट से डिविडेंड दिया जा सकता है? नो, कैपिटल प्रॉफिट से कभी भी डिविडेंड नहीं दिया जा सकता है, केवल डिविजुअल प्रॉफिट से ही डिविडेंड दिया जा सकता है, कैपिटल प्रॉफिट से डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। यहाँ पे बहुत शॉर्ट में इसका आंसर लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग इस पीडीएफ को फिर से जब अपलोड करेंगे तो इसका पूरा डिटेल आंसर दे देंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे, यानी पूरा डिटेल के साथ आपको आंसर मिल जाएगा, तभी इसको अपलोड किया जाएगा। ये बहुत शॉर्ट में डाला हुआ है यहाँ पे। अब चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ वाचिंग, हाउ वुड यू वाउच द कैश बुक। बोलता है वाचिंग क्या है और कैश बुक का वाचिंग आप कैसे करेंगे। तो वाचिंग एक प्रक्रिया है, वाचिंग एक प्रोसेस है, वास्तविक लेन देनों को वाउचर के साथ मिलाने की प्रक्रिया है जिसको वाचिंग बोलते हैं। वाचिंग इज अ प्रोसेस, याद रखना। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो रियल लेन देन होते हैं उसको वाउचर के साथ मिलाते हैं, उसको लेन देन को रसीद के साथ मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाचिंग कहलाती है। तो वाचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे लेन देनों को वास्तविक वाउचर के साथ, वास्तविक रसीदों के साथ, वास्तविक प्रमाण पत्रों के साथ मिलान किया जाता है, जिसमें चेक किया जाता है कि सारे लेन देन सही हुए या नहीं हुए। इस प्रोसेस को वाचिंग बोलते हैं। और आज के समय में अगर ऑडिट की बात करें तो ऑडिट में वाचिंग कंपलसरी है, बिना वाचिंग का आप ऑडिट नहीं कर सकते। बताइए, वाउचर के साथ नहीं मिलाएगा तो कोई आदमी मुंह से बोल दिया, उस पर विश्वास कर लीजिएगा? उसके लेन देन को, दुकानदार के पास भी माल आता है ना गाड़ी भर के, तो वो भी वाउचर से मिलाता है, रसीद अपने सामने रखता है, स्टाफ को बोलता है बोलते जाओ, बोलते जाता है, टिक मारते जाता है, हाँ ये सब चीज़ आ गया, सब टिक मारते जाता है, ताकि पता चल सके कि कौन सा सामान नहीं आया, कौन सा सामान आया। वाचिंग करने से क्या होता है, कभी कभी बच जाते हैं आप, बहुत हैवी बच जाते हैं, क्योंकि अगर वाउचर नहीं रखेंगे तो कुछ आइडिया नहीं लगेगा, माल आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई आइडिया नहीं। तो वाउचर्स बहुत ज़रूरी है, वाचिंग करने से आपको फ़ायदा होगा। तो यही लिखा है, प्रमाणन रीढ़ की हड्डी होती है, याद रखिएगा। वाचिंग इज़ द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। प्रमाणन रीढ़ की हड्डी होती है, बिना वाचिंग का कभी भी ऑडिट नहीं हो सकता। वाचिंग नेसेसरी है ऑडिट के लिए, बिना वाचिंग का ऑडिट हो ही नहीं सकता। वही बात यहाँ लिखा है। अब इसमें भी थोड़ा कम किया हुआ है, इसको हम लोग पूरा क्वेश्चन के साथ डालेंगे। बोला है कि कैशबुक का वाचिंग कैसे करेंगे, तो उसका प्रोसेस है कैशबुक का वाचिंग कैसे करेंगे। कैशबुक का वाचिंग करने के लिए एक प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया यहाँ पे इसके नीचे डाल दिया जाएगा आपके पीडीएफ में। यहाँ बहुत कुछ नहीं डाला गया है। आगे बोलता है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय इंटरनल चेक, आंतरिक निरीक्षण किसे कहते हैं, और टू व्हाट एक्सटेंट इन एन ऑडिटर एंटाइटल्ड टू रिले ऑन दिस। बोलता है आंतरिक निरीक्षण किसे कहते हैं, अंकेक्षक इस पर किस सीमा तक निर्भर करता है, यानी किस सीमा तक इस पर डिपेंड करता है एक ऑडिटर। इंटरनल चेक का मतलब क्या होता है, आंतरिक निरीक्षण का मतलब, आंतरिक निरीक्षण एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंदर श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होती है। श्रम विभाजन मतलब हम ऐसा तरीका लगाएंगे कि हमको खुद अंदर से पता चल जाएगा कि मेरी कंपनी का स्थिति ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। बाहर अंदर से ही ऑडिटर लाना है, बाहर से किसी को नहीं। इसको क्या करते हैं, ऑटोमेटिक सब वर्कर के बीच में काम बांट देते हैं। मान लीजिए एक वर्कर को ए दे दिए, बी वर्कर को बी काम, सी वर्कर को सी काम, डी वर्कर को डी, और फिर उन दोनों का काम, तीनों चारों के काम को आपस में क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस का मतलब है इसके काम को वो चेक करेगा, उसके काम को ये चेक करेगा, इसके काम को ये चेक करेगा, और उससे पता चलता है कि कहीं कोई गड़बड़ी है तो कोई भी दूसरा आदमी बता देगा। हाँ, अगर इंटरनल चेक सिस्टम आपका तब ख़राब हो जाएगा जब सारे वर्कर मिल जाएंगे, चोर चोर मौसेरे भाई, तब संभव नहीं होगा, तब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि सर इसका काम को उससे चेक करवा लेंगे, उसका काम को उससे चेक करवा लेंगे, उसका काम को उससे, और सब कहीं मिल गया कि भाई मुझे देख लेना, मुझे देख लेना, तो आप नहीं कर सकते, तब संभव ही नहीं। तो आंतरिक निरीक्षण प्रणाली देखिए लिखा क्या है, आंतरिक निरीक्षण
की प्रणाली श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होती है। इसके अंतर्गत संस्था के हिसाब किताब का भार विभिन्न कर्मचारियों में उसकी योग्यता के अनुसार बांट दिया जाता है, जिससे एक व्यक्ति का कार्य दूसरे व्यक्ति द्वारा स्वतः जांच लिया जाए। यानी एक व्यक्ति का काम दूसरा व्यक्ति ऑटोमेटिक चेक कर लेगा। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जर्नल की प्रविष्टि करेगा, दूसरा उसका लेजर बनाएगा, तीसरा उसका ट्रायल बैलेंस बनाएगा। बताइए, जर्नल ये लिख के आगे निकाल दिया तो लेजर बनाते समय गलती उसको अगर नज़र आ गया कि अरे जर्नल सही नहीं बना हुआ है, तो बोलेगा ना कि जर्नल में गलती हुई। तो जर्नल के सारे काम को कौन चेक कर लेगा? लेजर बनाने वाला। और लेजर बनाने वाले सारे काम को कौन चेक करेगा? जो ट्रायल बनाएगा। तो मतलब एक जो है दूसरे के काम को चेक करते चला जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल चेक सिस्टम। आंतरिक निरीक्षण कर्मचारियों के कार्यों की ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक ही व्यक्ति किसी लेन देन से संबंधित सभी पहलू को ना लिखे। यानी एक व्यक्ति सारे लेन देन को नहीं लिखे, उसको पार्ट बाई पार्ट करके लिखवाओ कि तुम भैया ये लिखो, तो उसके बाद ये लिखो, उसके बाद ये लिखो, जिससे दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए कपट ना हो सके और बिना मिले हुए छल और साथी त्रुटियों की संभावना कम से कम हो सके। बहुत कम से कम अगर संभावना करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंटरनल अपना चेक सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रखना होगा। कोई दिक्कत है? इसलिए यहाँ लिखा है कि अंकेक्षक इस पर किस सीमा तक निर्भर है। इसका मतलब इसका इंपॉर्टेंस ऑडिटर का क्या है, तो इसमें भी इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटर डालेंगे कि ऑडिटर के लिए इंटरनल चेक क्या इंपॉर्टेंस रखता है, क्या महत्व रखता है, वो हम लोग इसमें डाल देंगे। इसको बहुत अच्छे से तैयार करके तब PDF बना के आपके सामने डाला जाएगा। आगे लिखा है डिस्कस द स्टैट्यूटरी पावर्स और ड्यूटीज़ ऑफ अ कंपनी ऑडिटर। एक कंपनी ऑडिटर को क्या अधिकार है और क्या उसके कर्तव्य हैं। तो बोलता है एक कंपनी ऑडिटर का अधिकार, तो बोलता है एकाकी व्यापार में एक, देखिए यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, एकाकी व्यापार का अधिकार आ गया। एक कंपनी ऑडिटर के क्या क्या अधिकार हो सकते हैं, तो एक कंपनी ऑडिटर के क्या क्या पावर हो सकते हैं हम बता देते हैं। सबसे पहला पावर कि वो कंपनी के से रिलेटेड सारे खाता बही को चेक करेगा। पहला अधिकार कि खाता बही को चेक करने का अधिकार। दूसरा, अगर उसको ज़रूरत पड़ा तो और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग सकता है आपको। दूसरा अधिकार है कि वो और अगर नहीं संतुष्ट हुआ खाता बही चेक करने से तो और खाते वो मांग सकता है। तीसरा अधिकार उसके पास है कि वो स्वतंत्र होकर काम करेगा, किसी से डरेगा नहीं। चौथा है कि उसे काम करने के बाद, ये उसकी ड्यूटी है कि काम करने के बाद पूरे ऑडिट वर्क के लिए उसको ऑडिट रिपोर्ट बना के देना होगा और देखना होगा कि ऑडिट रिपोर्ट सही है या नहीं है। मान लीजिए हम पूरा ऑडिट वर्क किए तो रिपोर्ट लास्ट में बना के देंगे ना, ये मेरी ड्यूटी बनती है। और ड्यूटी क्या बनती है? अधिकार हो गया। ड्यूटी क्या बनती है कि भाई काम ईमानदारी के साथ पूरा करेंगे। और ड्यूटी क्या बनती है? कहीं किसी तरह का करप्शन नहीं करेंगे। और ड्यूटी क्या बनती है कि जो सच्चा है वही हम चित्र सामने प्रस्तुत करेंगे, किसी से डरेंगे नहीं। ये कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं एक कंपनी ऑडिटर के, यानी कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ उत्तरदायित्व दिया गया है, जो इसमें हम लोग इसको चेंज करके हम आपके पास लेके आएंगे। PDF में चेंज हो जाएगा। ये चूँकि सोल ट्रेड का चला गया है, ऑफिस से मिस्टेक हुआ है थोड़ा, अब इसको ठीक कर लेंगे हम लोग। कोई दिक्कत है? तो एक कंपनी का ऑडिटर, पहले यह है कि कंपनी का ऑडिटर कौन बन सकता है। तो पहला चीज़, कंपनी का ऑडिटर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है जिसके पास CA की डिग्री है, वही कंपनी का ऑडिटर बन सकता है। दूसरा, कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए ज़रूरी है कि उस कंपनी में आपका कोई शेयर ना हो, आपके किसी रिश्तेदार का कोई शेयर ना हो, आपका कोई रिश्तेदार उस कंपनी में नौकरी नहीं करता हो, ये ज़रूरी है। अगर पता चला आप ऑडिटर बनने चले हैं कंपनी का और इस कंपनी में आपका 30% शेयर है तो आप ऑडिट नहीं कर सकते हैं, आप सही ईमानदारी से चित्र नहीं बताएंगे। इसलिए वैसे व्यक्ति जिनका डायरेक्टली कोई कनेक्शन उस कंपनी के साथ नहीं होगा वही उस कंपनी का ऑडिटर बन सकता है। जिसका कनेक्शन उस कंपनी के साथ हो गया वो कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। यानी एक कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए आपको उस कंपनी के साथ कनेक्शन होना जरूरी नहीं होना चाहिए। अगर कनेक्शन होगा तो आप उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकते। और ऐसे बहुत सारे अधिकार आपको मिलेंगे कंपनी ऑडिट करते समय, और एक कंपनी के ऑडिटर को ये सारे अधिकार मिले हुए हैं कि वो अपना कंपनी का ऑडिट कर सकता है। एक कौन बन सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, जिसके पास जो ना तो उस कंपनी से डायरेक्टली रिलेटेड है, ना ही उसका कोई रिश्तेदार उस कंपनी में काम करता है, वो कंपनी का ऑडिटर बन सकता है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति जिसके ऊपर केस चल रहा है वो कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। अगर कोई व्यक्ति जिसके ऊपर केस चल रहा है वो कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। तीसरा, कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए चार्टर्ड होना जरूरी है। चौथा, कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए किसी भी कानून के तहत आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो सज़ा काट के जब तक नहीं निकलोगे तब तक ऑडिटर नहीं बन सकते। एक साथ एक से ज़्यादा कंपनियों को ऑडिटर नहीं बन सकते आप।
आप इंडिपेंडेंट होकर काम करेंगे, किसी के दबाव में काम नहीं कर सकते। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं एक कंपनी ऑडिटर के लिए, और आपको वो लिखना पड़ेगा कि क्या क्या ड्यूटीज़ है कंपनी ऑडिटर का, कि वो कैसे अपनी कंपनी के अकाउंटिंग को ऑडिट कर सकता है, चेक कर सकता है। और थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, तो हम लोग जल्द ही मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं। जो फर्स्ट पेपर है आप लोगों का CMA, सबसे पहले एग्ज़ाम होगा CMA का, तो CMA का मॉडल पेपर लेकर आएंगे। और CMA के मॉडल पेपर के बाद आप लोग का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मॉडल पेपर आएगा। और मॉडल पेपर से अगर आप तैयारी करते हैं तो ज़्यादा मेहनत करना नहीं, कम मेहनत में आपका ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा और अच्छे से नॉलेज भी हो जाएगा। क्योंकि थ्योरी वाले चीज़ में आप अप्रॉक्सीमेट पढ़े हुए हैं, PDF आपके पास है, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। तो इसको लिखिए। देखिए, कंपनी के ऑडिटर के लिए क्या क्या ड्यूटी बनती है, कंपनी के ऑडिटर का क्या क्या अधिकार है। तो पहला अधिकार है कि व्यवसाय की पुस्तकों को देखने का अधिकार। एक कंपनी का ऑडिटर जब चाहे अपने बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख सकता है। दूसरा, पारिश्रमिक पाने का अधिकार। एक कंपनी के ऑडिटर को ड्यूटी है कि उसको वहाँ से रेमुनरेशन मिलेगा, सैलरी मिलेगी। संबंधित व्यक्तियों से पत्राचार करने का अधिकार। एक कंपनी के ऑडिटर को ये अधिकार है कि वो जब चाहे किसी व्यक्ति को लिख सकता है चिट्ठी, और उसको बुला सकता है, उससे कुछ भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। व्यवसाय के कर्मचारी अधिकारी के संबंधित या तथा संबंधित अन्य किसी व्यक्ति से आवश्यक बिंदुओं पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अधिकार। यानी कंपनी ऑडिटर को ये पावर है कि जिस समय चाहे किसी कंपनी के ऑफिसर के ऊपर, किसी कंपनी के कर्मचारी से जो चाहेगा क्लियरेशन ले सकता है। मान ली किसी वर्कर को बोल दिया कि भैया आइए और यहाँ पे हमको बताइए क्लियर। उत्पन्न शंकाओं को दूर करने का अधिकार। अगर कहीं कोई सस्पेंस आया उसके मन में, लगता है कि कहीं विवाद है, कुछ भी अगर लगेगा कन्फ्यूजन है, तो तुरंत दूर करने के लिए वो अपना प्रयास कर लेगा, जो जानकारी लेना होगा ले लेगा। शंकाओं को के दूर नहीं होने पर अपने प्रतिवेदन में उसका उल्लेख करने का अधिकार। अगर हमको शक है और कोई हमको सहयोग नहीं किया, जिससे हम पूछ रहे हो जानकारी परफेक्ट नहीं दे रहा है, तो हम लिख देंगे ऑडिट रिपोर्ट में कि सर हमारे साथ सही से कोऑपरेट नहीं किया गया, यानी हमें सहयोग नहीं किया गया, हम जो रिपोर्ट जो मांग रहे थे रिपोर्ट्स वो हमको नहीं मिला है, ये अपना रिपोर्ट में मेंशन कर देंगे। कोई दिक्कत है? ये अधिकार है उसके पास। कर्तव्य क्या है एक कंपनी के ऑडिटर का? तो पहला बोलता है वह अपने कार्य क्षेत्र का स्पष्टीकरण पहले कर लेगा कि हमको क्या करना है। ऑडिट करना किसका? ऑडिट बहुत सारा होता है। स्टॉक ऑडिट होता है, ठीक है, उसके बाद डेटर ऑडिट होता है, परफॉर्मेंस ऑडिट होता है, टैक्स ऑडिट होता है, कैश ऑडिट होता है। तो किसका ऑडिट करना है, पहले अपना एरिया फिक्स कर लीजिए कि एरिया हमारा क्या होना चाहिए ऑडिट का। दूसरा क्या है, लेखा पुस्तकों को की जांच सतर्कता से तथा ईमानदारी के साथ करना है। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगा उसको ईमानदारी के साथ चेक करना है और सतर्कता के साथ चेक करना है। अंकेक्षण कार्य को समाप्ति के बाद वह अपने हस्ताक्षर रिपोर्ट्स में जरूर करे। जैसे ऑडिट वर्क खत्म होगा, एक कंपनी ऑडिटर का ड्यूटी है कि वो रिपोर्ट्स में साइन जरूर करेगा, सिग्नेचर जरूर करेगा। और व्यापार को गुप्त सूचना किसी तीसरे पक्ष के समक्ष न रखे। यानी एक ध्यान दीजिएगा, कंपनी का ऑडिटर का एक ड्यूटी है कि किसी बिजनेस के बारे में कोई जानकारी वो किसी तीसरे पार्टी के पास नहीं रखे। आपको मालूम है, ये कंपनी ऑडिटर आपके कंपनी के बारे में सब जानता है। वो चाहेगा तो बर्बाद कर देगा आपकी कंपनी को। इसलिए लोग डरता है कंपनी ऑडिटर से। ऑडिटर सब जानता है आपके बारे में। जिस दिन आपके कंपटीटर को बता दिया ना, करोड़ों लोग देता है, करोड़ों रुपया दे देगा। आपका कंपटीटर 1 करोड़ भी देने के लिए तैयार है उसको, कि खाली बताओ ना उसका क्या है। लेकिन ऑडिटर की ड्यूटी बनती है कि नहीं, हम कभी भी अपने क्लाइंट का कोई भी इन्फॉर्मेशन दूसरे के पास शेयर नहीं करेंगे। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। लेकिन जिस दिन चाहेगा ऑडिटर सब कुछ जानता है आपके बारे में, आपको बर्बाद कर देगा। वही यहाँ लिखा है। और नीचे क्या है, जांच के क्रम में किसी बिंदु पर अगर असंतुष्ट हुआ, सेटिस्फाई नहीं, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं लिखा हुआ है, लग रहा है कि हमको है ना सही से बता नहीं रहा है, ये लोग घुमा फिरा रहा है, तो रिपोर्ट में उसको बारे में लिख देगा कि भैया हम यहाँ इस बिंदु पर हम सेटिस्फाई नहीं है, हमको लग रहा है कि लोग कुछ ना कुछ हमसे छिपा रहा है। वो अपने रिपोर्ट में उसको मेंशन कर देगा। ये उसका ड्यूटी है। तो कुछ अधिकार हम लोग देखें कंपनी ऑडिटर का, और कुछ ड्यूटी हम लोग देखें कंपनी ऑडिटर का। एक कंपनी ऑडिटर का क्या अधिकार और क्या ड्यूटी है। अब हम लोग मिलते हैं अगले मॉडल सेट में।